हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं सेकेंड चैप्टर पे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले हमने एक ओवरव्यू देखा था जिसमें 6 क्वेश्चंस लिखे हुए थे। वो बेसिकली क्या था कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसी में से जो हमने फर्स्ट टॉपिक लिखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, वो हम स्टार्ट करेंगे आज और देखेंगे कि क्या है इसमें। तो पढ़ते हैं उसका डेफिनेशन। इट रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो जैसे आप देख सकते हैं लिखा है कि ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैनेज और कंट्रोल दोनों ही कौन करता है? इंडिविजुअल करता है, एक अकेला इंसान करता है। ठीक है, हु इज रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। तो अगर कुछ प्रॉफिट होता है बिजनेस में, बिजनेस को चला रहा है, तो कुछ तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा या फिर कोई ऐसे रिस्क आएगी जिसके वजह से लॉस होगा। तो सब की जिम्मेदारी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की है, वो ओनर की है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है? इसमें एग्जांपल हमने लिखा है कि ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, रिटेल शॉप। तो आपके घर के नीचे जो एक ग्रोसरी स्टोर होता है वो क्या है? वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसमें एक अकेला इंसान होता है जो सब कुछ हैंडल करता है, जो भी है उसके ऑर्डर्स लेना, मतलब कोई रॉ मटेरियल जो भी उसका मटेरियल है उसके ऑर्डर्स लेना, फिर उसको कस्टमर्स को बेचना, फिर जो भी प्रॉफिट आएगा उसको रखना, या फिर अगर कोई इशू हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई पर्टिकुलरली माल बहुत टाइम से बिक ही नहीं रहा है, कोई इशू हो रहा है, कोई सडनली कुछ डैमेज हो गया है ना, तो ये सब कुछ जो रिस्क है या फिर कोई लॉस है तो वो भी कौन बियर करता है? वो एक इंडिविजुअल इंसान ही बियर करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप हेयर सैलून में जाते हो या फिर आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो, छोटे छोटे जो होते हैं हमारे लोकल जो होता है वहां पे एक अकेला इंसान ही सब कुछ कर रहा होता है, तो उसको हम लोग कौन बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है, जो सारे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अकेला इंसान चीजों को मैनेज करता है, चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट आता है तो वो अकेला ही उसको एंजॉय करता है, जो भी लॉसेस अगर आते हैं होते हैं तो वो अकेला ही उसको बियर करता है। कोई रिस्क होती है, कोई रिस्क प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं तो वो भी अकेला ही उसको बियर करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही छोटा सा डेफिनेशन आपको हर जगह पे लिखना है, यही उसके कीवर्ड्स है, वही आपको लिखने हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसे कोई दुनिया भर की कहानी नहीं लिखनी। ओके, फीचर्स देखते हैं उसके, इंपॉर्टेंट है फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? तो पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको क्लोज कैसे करेंगे? तो नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप, हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इट। In some cases, one may require license. Closure of business can also done easily. तो एकदम छोटा सा ही इसका पॉइंट है कि कोई भी बिजनेस फॉर्मेशन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो बिजनेस फॉर्म करता है जो सोल प्रोप्राइटर, तो वो जो भी फॉर्मेशन है, जो भी स्टार्ट करने का उसका टाइम है, उसमें तो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी करनी नहीं पड़ती है। मतलब कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल नहीं करने हैं, कुछ भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी, कोई रूल नहीं है कि आपको वो फॉलो करके करना है। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मेशन है, इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो कोई भी बिजनेस अकेले सोल प्रोप्राइटर हो तो। ठीक है, क्लोजर ऑफ द बिजनेस भी काफी सिंपल है, ज्यादा कोई तामझाम है नहीं। अगर आपको वो बिजनेस बंद करना है तो भी आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट कुछ केसेस में आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। कुछ कुछ सोल प्रोप्राइटर के भी बिजनेस में कोई कोई लाइसेंस होते हैं, वो आपको बिल्ड करने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बियर शॉप या कोई भी लिकर शॉप का अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप अकेले भी कर रहे हो, आप सोल प्रोप्राइटर भी हो, लेकिन उसका पर्टिकुलर लाइसेंस होता है जो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि इजी फॉर्मेशन है, इजी क्लोजर है। ठीक है, ज्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटी हमें करनी ही नहीं है। ठीक है, इतना ही है इसमें। ओके, फिर है लायबिलिटी। तो दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। दिस मीन्स दैट द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेट in case the assets of the business are not sufficient to meet all the debts। तो लायबिलिटी कैसी होती है इसकी? अनलिमिटेड होती है। ऑब्वियसली अगर एक ही इंसान इसको चला रहा है, सब कुछ प्रॉफिट भी वो ले रहा है, लॉस भी वो बियर कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की बनती है। तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है। कुछ भी डेट्स अगर होते हैं, किसी का कर्जा हो जाता है, कोई इश्यू हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं, तो कौन उसको बियर करता है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सोल प्रोप्राइटर अकेला खुद ही।
ठीक है। अगर वो पे नहीं कर पाता, उसने किसी से कुछ उधार लिया है, कर्जा लिया है, और अगर वो लॉसेस में है, वो नहीं पे कर पा रहा है, तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, गिरवी रख के बेच के भी उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो अकेला सोल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे हमने इसमें पढ़ा, ये हमने देखा था, सोल मतलब ओनली, अकेला, वो प्रोप्राइटर मतलब ओनर होता है। ठीक है, वो मिस हो गया था हमारा। ठीक है, आई होप आपको लायबिलिटी क्लियर हो गई होगी। वो अकेला ही इंसान है, इसलिए वो अकेला ही लायबल है सारी चीजों के लिए, इसलिए उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। उसको अपने पर्सनल पॉकेट में से ही कभी कभी पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि रिस्क भी वो अकेला ही बियर करेगा, प्रॉफिट भी वो अकेला ही एंजॉय करेगा। ठीक है, तो रिस्क ऑफ अ फेलियर ऑफ अ बिजनेस इज borne by all alone by sole proprietor. However, if the business is successful, the proprietor enjoys ऑल द बेनिफिट्स। ठीक है, तो जैसे लॉस होता है तो वो अकेले ही सब कुछ बियर करेगा, प्रॉफिट होगा तो वो अकेले ही सब कुछ एंजॉय करेगा। फिर ये कंट्रोल, द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। ही शी कैन कैरी आउट ऑल द प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स। तो ऑब्वियसली अगर मेरा अकेले का बिजनेस है, ठीक है, मेरा अकेले का शॉप है, हाँ, मेरा अकेले का कोई, समझो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आइसक्रीम शॉप है, ठीक है, तो मैं आइसक्रीम्स बेचती हूँ, तो कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम मैं बनाऊंगी, तो मार्केट में कौन से वाले फ्लेवर की डिमांड है, फिर मेरे एरिया में ही मैं बेचती हूँ, तो मेरे एरिया में कौन सा फ्लेवर वो लोग ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है, चॉकलेट खरीदते हैं या कोई भी पर्टिकुलर आइसक्रीम उनको ज्यादा पसंद है, तो वो वाली मैं ज्यादा करूंगी। कोई मुझे तीसरा आके नहीं बोलेगा कि आप ये वाला आइसक्रीम ज्यादा रखो, ये कॉर्नेटो ज्यादा रखो, या फिर कोन वाली ज्यादा रखो, या कप वाली ज्यादा रखो। राइट, ये मैं डिसाइड करूंगी कि मैं अकेली ओनर हूँ, मैं अकेली सब कुछ मैनेज करती हूँ, तो ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये पूरा मेरे जो बिजनेस का कंट्रोल है वो मेरे ऊपर है। कोई भी तीसरा इंसान मुझे आके कुछ बोल नहीं सकता करने के लिए, कुछ ये नहीं कर सकता कि मेरे हिसाब से आप ये करो, तो कोई भी कमांड भी नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर कर भी रहा है तो एंडिंग में डिसीजन मेरे हाथ में है, मैं डिसाइड करूंगी। तो इसलिए कंट्रोल जो होता है सोल प्रोप्राइटर में, वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटर के हाथ में होता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, फिर है नो सेपरेट एंटिटी इफ इन द आईज ऑफ लॉ no distinction is made between the sole trader and his business, therefore the owner is responsible for all the activities of the business. तो इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ क्या बोलता है कि ये जो सोल प्रोप्राइटर होता है और उसका जो बिजनेस होता है वो एक ही है, उसको हम अलग अलग ट्रीट नहीं करते, इसलिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। राइट, जब हम अलग अलग ट्रीट करते हैं, एंटिटी अलग अलग होती है कि बिजनेसमैन अलग है और उसका बिजनेस अलग है, तो लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। बट इस केस में कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बोलती है कि उनकी सेपरेट एंटिटी है, उनकी सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो एक ही माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, देयरफॉर डेथ, इंसिनिटी, imprisonment or bankruptcy of the sole proprietor will have a direct effect on business and may even cause closing of business. तो क्या हो जाता है, कभी कभी समझो कि मैं एक ही अकेली बिजनेसमैन हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, सोल प्रोप्राइटर हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, या फिर पर्टिकुलरली इम्प्रिजमेंट हो जाती है, कोई भी रीजन की वजह से कुछ भी इश्यू हो जाता है, तो मेरा बिजनेस कौन चलाएगा, कौन टेक ओवर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें कंटिन्यूटी बहुत रिस्की होता है कि मेरे बाद कौन कंटिन्यू करेगा बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनरशिप होता है या कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जो हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें पार्टनरशिप में 3 पार्टनर्स होते, 4 पार्टनर्स होते, 2 पार्टनर्स होते, 10 पार्टनर्स होते। अगर मेरे को कुछ हो जाता है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, डेथ हो जाती है, या फिर पर्टिकुलरली इम्प्रिजमेंट हो जाती है, कुछ भी रीजन की वजह से, इफ आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू द बिजनेस, दे कैन टेक ओवर इट, दे कैन कंटिन्यू, बट आई इन दिस केस हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में कभी कभी कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई फ्रेंड, रिलेटिव आ जाते हैं वॉलंटरीली कि हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बहुत केसेस में हो जाता है कि बिजनेस को क्लोज करना पड़ जाता है क्योंकि कोई रेडी नहीं होता है आगे कंटिन्यू करने के लिए।
ठीक है, समझ में आ रहा है, ये उसके फीचर्स है। हम लोग देखेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। उसके पहले मैं आपको एक स्मार्ट वर्क बताऊंगी कि क्या हम क्या कर सकते हैं कि फीचर्स के अंदर ही हम लोग देख सकते हैं कि क्या उसके फायदे की चीजें हैं और क्या उसके लिए नुकसान हो रहा है। मतलब सोल प्रोप्राइटर के लिए इसमें से क्या फायदे की चीजें हैं, क्या उसके एडवांटेजेस बन सकते हैं, इसमें से ही क्या उसके डिसएडवांटेजेस बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप फीचर्स लर्न करते हो, फीचर्स याद रखते हो, तो उसी टाइम आपकी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी याद हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर्मेशन एंड क्लोजर देखेंगे तो इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर है जैसे हमने इसमें पढ़ा। तो अगर इजी है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए मेरिट हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ मेरिट, ठीक है, एज अ एडवांटेज। ठीक है, तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर आप जब डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस लिख रहे होंगे तो ये एडवांटेजेस में ये पॉइंट आप सेम टू सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पॉइंट तो आपको एडवांटेजेस का भी साथ में लर्न हो गया। सेकंड है लायबिलिटी। इसकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। अरे बाप रे, अनलिमिटेड है तो मेरे पॉकेट में से भी पैसा जाएगा, तो ये मेरे लिए फायदा थोड़ी हुआ, मेरे लिए नुकसान हो गया। तो ये क्या हो गया, डीमेरिट। तो ये पॉइंट मेरे लिए क्या हो गया, डीमेरिट। फिर उसके बाद सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। तो सोल रिस्क बियरर, तो मुझे अकेले सब कुछ रिस्क बियर करना पड़ता है, अकेले मुझे सब कुछ करना पड़ता है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, डीमेरिट। फिर प्रॉफिट रेसिपिएंट, अरे वाह, मुझे अकेला सब प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है, मेरे कोई पार्टनर नहीं जिसको मुझे शेयर करने की जरूरत है, प्रॉफिट जितना भी आएगा सारा मेरा है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरिट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आप लिखोगे डीमेरिट के कॉलम में, ये वाला पार्ट आप लिखोगे मेरिट के कॉलम में। ठीक है, फिर है कंट्रोल। तो सारा कंट्रोल किसके अंडर है, मेरे अंडर है, सोल प्रोप्राइटर के अंडर सारा कंट्रोल है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए मेरिट हो जाएगा। ठीक है, फिर है नो सेपरेट एंटिटी। ये वाला जो पॉइंट है वो एक डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि जब आपके पास सेपरेट एंटिटी नहीं है तो आप सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसमें आप एक तो इसको ऐसे मोल्ड करके लिख सकते हो कि एज अ एडवांटेज है, सेपरेट एंटिटी नहीं है मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मतलब सारे प्रॉफिट मुझे मिलेंगे। ऐसा भी मोल्ड करके आप एडवांटेज में लिख सकते हो। डिसएडवांटेज में नो सेपरेट एंटिटी लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो सारे जो लॉसेस है या रिस्क है वो मुझे बियर करने पड़ते हैं, तो वो डिसएडवांटेज में आ जाएगा। तो ये इसको आप कैसे अपने वे में लिखते हो, फ्रेम करके सेंटेंस, वो आप पर डिपेंड करता है। तो इसको आप एडवांटेज में भी लिख सकते हो, मेरिट में भी, या फिर डीमेरिट में भी लिख सकते हैं। फिर लैक ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये आपको डिसएडवांटेज में लिखना पड़ेगा, तो ये डीमेरिट में आ जाएगा। ठीक है, आपको समझना है। तो अभी हमने कितने, 1 2 3 4, हम लोग ने 3-4 पॉइंट्स मेरिट के बना लिए, 3-4 पॉइंट्स हमने डीमेरिट के इधर ही बना लिए। हम देखेंगे मेरिट और डीमेरिट भी, बट ये वाले पॉइंट्स तो रहेंगे साथ में। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लो और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, तो आपने फीचर्स लिख लिए होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए होंगे, और उसमें भी हमने कुछ मेरिट और डीमेरिट्स मार्क किए हुए थे, तो वो भी लिखे होंगे। उसके अलावा भी कुछ हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखे हुए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक बेस्ड ही है, तो वो देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट हमारा एडवांटेज या मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली एक सिंगल ओनर है तो उसका डिसीजन काफी इजी होगा लेने के लिए, उसको किसी को जाके पूछने की जरूरत नहीं है, कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। वही लिखा है, दे एंजॉय फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग एज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स। तो उनको जाके किसी और को पूछने की या उनके सजेशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको जो भी सही लगता है दे कैन टेक दैट डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट और क्विक हो जाती है एज कम्पेयर टू अगर आप बाकी के फॉर्म्स देखोगे, हम जो आगे पढ़ेंगे, तो उसमें ज्वाइंट हिंदू है, उसमें कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो आप कंपनी देखोगे, आप पार्टनरशिप देखोगे, उसमें बहुत सारे मल्टीपल लोग होते हैं, ओनर्स होते हैं, एक अकेला ओनर नहीं होता, तो उसमें डिसीजन अकेला इंसान नहीं ले सकता है, तो उसको जाके उसके पार्टनर को पूछना पड़ता है, या और भी जो ओनर्स है उनको जाके पूछना पड़ता है ये करे क्या, ये नहीं करे क्या, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है और डिसीजन काफी लेट हो जाता है, पेंडिंग पेंडिंग में रहता है, फिर काफी लेट डिसीजन आता है। तो इसमें ये केस में ऐसा नहीं होता है, सोल प्रोप्राइटर में अकेला इंसान है, मुझे जो सही लगता है, मुझे जो गलत लगता है, मैं
खुद ही इमीडिएटली डिसाइड कर सकती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे खुद डिसीजन मेकिंग एक एडवांटेज हो गया। फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दे कीप ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस कॉन्फिडेंशियल एंड मेंटेन सीक्रेसी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो एकदम हमारे पास ही रहेगी, मतलब किसी और को बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं हमारे बिजनेस में क्या कर रही हूँ, मेरे क्या ऑपरेशन चल रहे हैं, मैं क्या बेच रही हूँ, मैं क्या खरीद रही हूँ, मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना मैं लॉस बियर कर रही हूँ, कितना रिस्क है, ये सब कुछ मुझे किसी और को बताने की जरूरत ही नहीं है। और आप पूछोगे कि हम क्यों बताएंगे हमारे बिजनेस के बारे में, राइट? लेकिन पार्टनरशिप में या कंपनी में वगैरह हमें बताना पड़ता है। हमें कंपनी में शेयर होते हैं, लोगों के डिबेंचर्स होते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको। तभी पब्लिक को बतानी पड़ती है हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, क्या ऑपरेशन चल रहा है, सब कुछ बताना पड़ता है। वेयर पार्टनरशिप में हमारे पार्टनर को हमें बताना पड़ता है कि ये चल रहा है, ये करना है, ये नया खरीदना है, तो इसके इतने पैसे लगेंगे, तो क्या करें डिसाइड करना पड़ता है। फिर ये हमें बेचना है, ये जो भी एसेट है हमारा वो खराब हो गया है, कहीं पे सेल करना है या जो भी है, तो ये भी हमें डिस्कस करना पड़ता है हमारे पार्टनर से, उसको बताना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी के फॉर्म ऑफ बिजनेस में, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बताना पड़ता है। वेयर सोल प्रोप्राइटर में हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं कि मेरे बिजनेस में जो भी चल रहा है वो मुझे पता है, मेरे तक ही है। ठीक है, देन है डायरेक्ट इंसेंटिव। दे गेट डायरेक्टली द बेनिफिट्स ऑफ देयर एफर्ट्स, no need of sharing the profit arises as they are the single work owner. This provides maximum incentive to sole trader to work hard. तो डायरेक्ट इंसेंटिव है, जैसे हमने डिस्कस किया था फीचर्स है कि जो भी प्रॉफिट आता है, इंसेंटिव प्रॉफिट ही मान सकते हो, जो भी प्रॉफिट आता है वो अकेला ही वो एंजॉय करता है। ठीक है, अकेला ही वो लेता है, उसको किसी और को देने की जरूरत नहीं। जो भी एफर्ट्स वो बिजनेस में लगाता है, तो जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो अकेला ही एंजॉय करता है, उसमें किसी को उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट, क्योंकि वो एक सिंगल ओनर है। तो इसकी वजह से वो हम उसके हार्डवर्क का मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय कर सकता है। उसको पता है मैं जितना हार्डवर्क करूंगा उतना मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी होगा वो मुझे ही मिलेगा, मैं ही उसका एक ही ओनर हूँ। ठीक है, फिर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये हमने कवर नहीं किया था फीचर्स में वगैरह, ये अलग है पॉइंट कि देयर इज अ पर्सनल सैटिस्फैक्शन इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। तो आप अगर नोटिस करोगे कि जब कोई इंसान एक दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वो एक ऐसा होता है कि ठीक है मेरा इतना ही टाइमिंग है, मुझे इतने ही टाइमिंग में खत्म करके जाना है, तो मेरा काम आज हो नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है मैं कल कर लूंगा, मुझे सैलरी तो आ रही है ना, मुझे मेरी फीस तो मिल रही है ना, मुझे मेरे वेजेस तो मिल रहे हैं ना। ऐसे एक एटीट्यूड होता है लोगों का। ठीक है, वेयर एज जब हमारा खुद का बिजनेस होता है, जब मैं अकेला ओनर होता हूँ या जो भी है, तभी ये एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है कि मुझे जो भी करना है, जो भी हार्डवर्क करना है खुद से ही करना है, और उसका अलग से ही सुकून होता है कि मुझे खुद ही करना है, मुझे सब कुछ जो भी बेनिफिट मिलेगा खुद ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा आज मन नहीं कर रहा है, ठीक है मैंने थोड़े टाइम रेस्ट कर लिया एंड देन अगेन आई गेट बैक टू वर्क। तो एक ऐसा एक अकम्प्लिशमेंट होता है जो दूसरे के लिए काम करने में या दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने में नहीं मिलता। जब हम खुद का अकेले का कुछ करते हैं तो वो एक अलग ही सुकून होता है, अलग ही शांति होती है, अलग ही खुशी और सेटिस्फैक्शन होती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट में। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और अभी बढ़ते हैं हम डिसएडवांटेज पे। आई होप आपको सारे एडवांटेजेस समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज में डाउट है, तो आप कमेंट्स में पिन कर सकते हो। आई ट्राई कि वो डाउट आपका कमेंट में ही क्लियर हो जाए। नहीं हो पाएगा तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी आप खुद से हेडर्स लिख के खुद से अंदर का कंटेंट भर सकते हो। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि हाँ बाबा ये कंटेंट इसको डिफिकल्ट जा रहा है। वैसे कंटेंट है भी काफी सिंपलर वर्ड में, कि ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। बट स्टिल जब आप खुद के वर्ड पर लिखते हो ना, तो और मस्त लगता है वो, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं, क्योंकि सबका ना माइंडसेट काफी अलग होता है। तो सबको जो एग्जाम्पल्स पूछते हैं ना, वो काफी अलग अलग पूछते हैं और वो काफी अच्छा दिखता है पेपर में, जो जितना मैंने नोटिस किया है। तो ये रट्टा मार के मतलब नहीं है कुछ कि हाँ मैंने लर्न कर लिया इतने पॉइंट्स और लिख लिए, नहीं। बस हेडर्स लर्न करो, हेडर्स याद रखो, अंदर का कंटेंट आपके मन का भरो। और ये इंग्लिश का टेंशन मत लो कि मेरा इंग्लिश खराब है मैम, मैं कैसे लिख पाऊंगा, कैसे लिख पाऊंगी। इंग्लिश से कुछ मतलब नहीं होता, आप लिखो बस। ग्रामेटिकल वगैरह इतना कोई नहीं दिखता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कितनी है उतना दिखता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। तो ठीक है, डिसएडवांटेज पे आते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, लिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ,
they have limited resources used from personal savings or borrowed from others. तो इनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो काफी लिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इस केस में जो इंसान सोल प्रोप्राइटर है, जो छोटा सा बिजनेस कर रहा है, जो अकेला कर रहा है, उसके पास क्या ज्यादा फंड्स होंगे? उसके पास ज्यादा फंड्स नहीं, इसलिए वो अकेला कर रहा है, इसलिए वो छोटा सा कर रहा है। तो जो भी उसकी सेविंग्स होती है वो उसको लगा के, कैपिटल जो भी है लगा के स्टार्ट करता है बिजनेस, ठीक है। अगर उसके पास वो भी नहीं है तो वो कोई फंड ले लेता है, किसी से बोरो कर लेता है, कोई रिलेटिव से कर लेता है, कोई फैमिली मेंबर से कर लेता है, कजिन से कर लेता है, या किसी से भी फ्रेंड से कर लेता है कि मुझे इतने इतने पैसे चाहिए, मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी, जो भी है, तो उनसे वो पैसे ले लेता है। तो वो बोरो करता है या फिर अपने पर्सनल सेविंग्स को यूज करता है, ठीक है। फिर बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस में हेजिटेट टू एक्सटेंड अ लॉन्ग टर्म लोन टू अ सोल प्रोप्राइटर. Lack of resources is one of the reasons that is why their size of the business rarely grows much. तो इन लोगों को जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं उनको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक वगैरह जो होता है वो फटाक से लोन देने के लिए रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक तो वो कोई पर्टिकुलर रेगुलर जॉब में नहीं है, रेगुलर कोई काम में इंडल्ज नहीं, उनको एक रेगुलर सैलरी आ रही है कि हाँ बाबा बैंक को पता है कि अगर ये बिजनेस का लॉस हो गया तो ये बियर कर लेगा, ठीक है। ये भी नहीं है वो अकेला सिर्फ बिजनेस कर रहा है, उसके कोई सेविंग्स नहीं है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर बैंक कल को इसका बिजनेस डूब जाता है, लॉसेस में जाता है, तो बैंक रिकवर कैसे करेगी अपना पैसा, राइट। तो हमेशा बैंक थोड़ी सी हेजिटेट होती है कि हम इसको लोन कैसे दें, ठीक है। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटर को बैंक लोन भी काफी कम मिलते हैं या फिर रेयर मिलते हैं और इनकी अमाउंट भी काफी छोटी होती है, तो इसलिए बैंक हेजिटेट करती है लोन देने में, इसलिए उनके पास रिसोर्सेस कम आते हैं, इसलिए वो बड़ा कर ही नहीं पाते कुछ। मेरे पास अगर इतना इतना ही पैसा है तो मैं इतना इतना ही काम कर पाऊंगी, मेरे पास अगर इतना पैसा है, ज्यादा पैसा है, तभी मैं ग्रो कर पाऊंगी, एक्स्ट्रा चीजें ला पाऊंगी, एक्स्ट्रा सोच सकूंगी। कोई मेरे पास नई आइडिया है तो उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए उस आइडिया में, फिर मैं कुछ कर पाऊंगी, राइट। तो इसलिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो आगे ग्रो नहीं कर पाते, उनकी जो साइज है स्मॉल ही रहती है और ग्रो जल्दी नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है कि रिसोर्सेज काफी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। देन है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. There are multiple responsibilities such as purchasing, selling, financing, advertising, etc., which are an individual carries. तो अभी मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरे अकेले का बिजनेस है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक आइसक्रीम शॉप का। मेरे आइसक्रीम शॉप में मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है, मुझे ही करना है, तो क्या क्या लगता है, मैं आइसक्रीम बनाती हूँ खुद से, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो आइसक्रीम बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगता है वो मैं ऑर्डर करती हूँ, वो रॉ मटेरियल में ऑर्डर करती हूँ। फिर वो ऑर्डर आने के बाद फिर मुझे उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। तो पूरे बनाने के बाद अलग अलग फ्लेवर बनाने के बाद मैं उसको बेचने के लिए रखती हूँ। तो बनाने के टाइम पे भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी आइसक्रीम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो वाली आइसक्रीम मैं ज्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी, वेयर जो कम प्रेफर करते हैं उसको कम क्वांटिटी, तो मुझे क्वांटिटी भी ध्यान रखनी पड़ती है। फिर किसी को पर्टिकुलर आइसक्रीम, मुझे एक सेट ऑफ आइसक्रीम बनानी पड़ती है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स की, टूटी फ्रूटी की, एक सेट ऑफ आइसक्रीम मुझे प्लेन बनानी पड़ती है, जो भी फ्लेवर्स है उसकी, एक सेट ऑफ आइसक्रीम मेरी नेचुरल्स में है कि जो नेचुरल फ्रूट्स और इंग्रेडिएंट्स से बनती है, तो ये मुझे डिसाइड करनी पड़ती है कैटेगरी वगैरह। फिर उसके बाद बनाने के बाद मुझे उसको सेल करनी पड़ती है। फिर अगर वो सेल नहीं हो रही है या फिर लोग नहीं आ रहे हैं तो मुझे उसके लिए एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। लोग आ रहे हैं स्टिल उसको और बड़े प्लेटफॉर्म में बेचने के लिए, ज्यादा दूर तक बेचने के लिए मुझे और एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी प्रोसीजर करने के लिए मुझे पैसे लगेंगे, तो पैसे फाइनेंसिंग में आते हैं, तो वो मुझे कहीं से कलेक्ट करने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे मेरे सेविंग के थ्रू या किसी से बोरो करके या फिर बैंक से लोन लेके। तो ये जो सारी प्रोसीजर है, इतनी सारी जो चीजें हैं मुझे अकेले को करनी। तो मुझे बताओ एक अकेला इंसान इतने सारी चीजों में एकदम एक्सेल कर सकता है क्या, मास्टर हो सकता है कि नहीं? मुझे पर्टिकुलर एक चीज बहुत अच्छे से आती है, समझो मुझे सेलिंग करना बहुत अच्छे से आता है, एडवर्टाइजिंग करना अच्छे से आता है, लेकिन मुझे फंड्स को ध्यान रखना और कैटेगरीज को डिवाइड करना, ये सब कुछ मुझे इतना इजीली नहीं आता, थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो एक इंसान ऑब्वियसली पर्टिकुलर सारी चीजों में एक्सेल नहीं कर सकता। तो ये एक लिमिटेशन है इस कैटेगरी में कि एक इंसान जो है वो रेयर होता है काफी कि एक इंसान सारी चीजों में एक्सेल करे, और इसके वजह से हम डिसीजंस भी नहीं बना पाते और कभी कभी हमारे डिसीजंस में काफी एरर्स आ जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती है और उन गलतियों की वजह से हम लॉसेस भी बियर करते हैं। तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ डिसएडवांटेजेस हमने फीचर्स में भी कवर किए थे और कुछ एडवांटेजेस उसमें कवर किए थे, वो भी लिखो और ये भी लिखो। ये पता है क्या है, ये थोड़ा लॉजिकल बेस्ड है, आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए। अच्छा सोल प्रोप्राइटर है तो ये उसका ये एडवांटेज है, अरे उसका ये डिसएडवांटेज है। तो ये कुछ रट्टा मारने वाली चीज है नहीं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। इसको समझो, हेडर्स को याद रखो। काफी बार ऐसे हो जाता है कि हेडर स्लिप हो जाते हैं दिमाग से और फिर आप थोड़ा सा अनईजी फील करने लग जाते हो, अरे ये मैंने पढ़ा था यार मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसा मत करो, हेडर्स को याद रखो तो बहुत इजी जाएगा, कुछ नहीं है, समझ के लो। कीवर्ड्स वगैरह थोड़ा सा लिखो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। और टिल देन कीप स्टडीइंग। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।